चलो तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के नोट्स बनाएंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशंस जो लिखनी है, पहला डेफिनेशन इसमें बैंड की, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये तीन डेफिनेशन बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। वैलेंस बैंड क्या है? द बैंड रिप्रेजेंटिंग एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, जो भी लिखे तो बेहतर होगा। एनसीईआरटी में डेफिनेशन देखिए, नहीं मिले तो बैंड रिप्रेजेंटिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ऑफ सॉलिड्स। क्योंकि ये आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि एक सिंगल एटम के लिए हम बात करेंगे तो वैलेंस बैंड बात नहीं होती, सिंगल एटम के लिए एनर्जी लेवल होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लाइंस होती हैं सिंगल एटम के लिए। सॉलिड के लिए लाइंस कंबाइन होकर ये बैंड बन जाते हैं। तो पूरा का पूरा एक बैंड लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी के बीच का, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की कुछ की एनर्जी कम है, कुछ की ज्यादा है, सभी मिला के जो एनर्जी का लेवल है उसे वैलेंस बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड, एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इन दोनों के बीच का गैप, तो मिनिमम एनर्जी नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल टू स्टार्ट कंडक्टिंग, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। और ये दोनों का, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये गैप एनर्जी गैप है। तो इनकी डेफिनेशन अच्छे से एनसीईआरटी में से देखो और छाप लो। ठीक है। नहीं मिला तो जो मैंने अंग्रेजी बोली वही छाप लो। नेक्स्ट, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इनमें डिफरेंस बेस्ड ऑन वैलेंस बैंड थ्योरी। तो इसमें सिंपली ये आता है कि इनके वैलेंस बैंड के फिगर बनाने होते हैं। तो कंडक्शन बैंड में जो हम बनाएंगे, तो अगर ये हमारा वैलेंस बैंड है तो ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये ओवरलैप करेंगे। कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड, ये ओवरलैप करेंगे। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में भी है, दैट्स वाई एनर्जी फ्लो हो रही है। तो एनर्जी गैप इसमें लेस देन और इक्वल टू 0 मान लो, ओवरलैप हो रहे। सेमीकंडक्टर में गैप तो है लेकिन काफी कम है। ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, तो ये जो एनर्जी गैप है लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली क्या होता है कि कंडक्टर में ये जरूरी नहीं है नेगेटिव हो। दरअसल ये एनर्जी गैप इतना कम होता है कि थर्मल इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो एनर्जी इतनी कम होती है कि वैलेंस से कंडक्शन में स्विच कर जाते हैं। तो दरअसल कंडक्टर में जैसे ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो 0.1 क्या ऑर्डर है? टेम्परेचर की वजह से एनर्जी का ऑर्डर। तो अगर गैप 0.1 हुआ, ये गैप 0.1 हुआ, तो टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी की वजह से जंप करके यहां आ जाएंगे। और सेमीकंडक्टर में ये इससे तो बड़ा है। तो सेमीकंडक्टर में इससे बड़ा मतलब टेम्परेचर की वजह से काफी कम चांस है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चले जाए। सिर्फ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही इस बैरियर को तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो बस आपको यह समझना है कि
कुछ ही इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को तोड़ के जाते हैं, ठीक है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को तोड़ के जाते हैं जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन इंसुलेटर में वो भी असंभव हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी गैप, तो 2 की जगह यहां 3 कर देता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होता है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और हमेशा देखिए इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही है। यहां 2-4 कंडक्शन बैंड में भले चले जाएं, यहां तो लगभग एक भी कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। यहां ये 2-4 कैसे गए कि टेम्परेचर की वजह से कुछ, क्योंकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा तो होता नहीं सबका सेम है, कुछ की एनर्जी ज्यादा कुछ की कम, तो जिनकी एनर्जी काफी ज्यादा है वो ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर का केस है। कंडक्टिविटी इसकी काफी हाई होती है, मतलब इसका ऑर्डर आप समझिए जैसे 10 पे 5 या 10 पे 6 ऐसा यूनिट। इसकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर 10 पे -5 इस ऑर्डर का, इसकी कंडक्टिविटी 10 पे -12 इसके ऑर्डर की है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी में अंतर कितना है। मतलब अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कंडक्टर एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर हाईली कंडक्टिंग है, मतलब सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट इंसुलेटर की कैटेगरी में। तो बिल्कुल मत समझिए कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में है, ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी देखिए 10 पे 10 टाइम्स कम है, मतलब सेमीकंडक्टर इज ऑलमोस्ट एन इंसुलेटर, ठीक है। मतलब डेली लाइफ में बात करें तो सेमीकंडक्टर से आप किसी सर्किट को कंप्लीट करोगे, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इट इज बिहेविंग वेरी मच सिमिलर टू इंसुलेटर, ठीक है। वो तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे लिए काम की है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में फायदा क्या है कि वैसे ये इंसुलेटर है लेकिन हम इसको जबरदस्ती कन्वर्ट कर सकते हैं कंडक्टर में, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी कंडक्टिविटी। इसकी कंडक्टिविटी फिक्स है क्योंकि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो उन पे हमारा कंट्रोल नहीं। इस पे तो हम ये ब्रेक ही नहीं कर सकते। इस पे हमारा कंट्रोल है कि हम या तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करके कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, या हमारे पास एक और ऑप्शन है इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने का कि हम डोपिंग कर दें। तो तीनों में अंतर क्या है कि सेमीकंडक्टर इकलौती चीज है जिसकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन जनरल ये एक इंसुलेटर है, लेकिन इसमें हम डोपिंग कर दें तो ये कंडक्टर हो जाएगा, और वो कंडक्टर भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। ये बेनिफिट है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, चलो तो ये तीनों छाप लो। अब हम आते हैं अगला पॉइंट, डोपिंग। डोपिंग क्या है? तो डेलिब्रेट एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और डायरेक्ट ये एडिशन नहीं होता, बाय डिफ्यूजिंग, डिफ्यूज करके जैसे आर्सेनिक या फास्फोरस की गैसेस को डिफ्यूज करते हैं सॉलिड के अंदर हाई प्रेशर पे, ठीक है, तभी जाके वो अंदर लैटिस के अंदर तक जा पाते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इन ऑर्डर ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, in order to increase its conductivity. Is called doping. यहां देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेलिब्रेट एडिशन मतलब हम जानबूझ के ऐड कर रहे हैं इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट ही इंप्योरिटी करेंगे। टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो उनमें हम ऐड करेंगे, और ऑर्डर होगा पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 पे 6 एटम में सिर्फ एक ही हम इंप्योरिटी का एटम डालेंगे। वजह क्या है कि हम नहीं चाहते कि वो लैटिस डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे ये सिलिकॉन का लैटिस बना है पूरे में, ये सिलिकॉन का लैटिस है, अब आपने इसमें कुछ और में ऐड कर दिया तो वो सिलिकॉन को रिप्लेस करके खुद बैठ गया उस जगह। और ऐसे अगर हर दूसरे तीसरे में सिलिकॉन की जगह फास्फोरस बैठ जाता तो ये स्ट्रक्चर फास्फोरस का बन जाता,
तो फास्फोरस और सिलिकॉन का मिक्सअप स्ट्रक्चर होता और ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता होल फॉर्मेशन करने वाली। तो हम नहीं चाहते कि सिलिकॉन अपना बेसिक स्ट्रक्चर लूज करे, ठीक है। तो 10 पे 6 ऑर्डर के हम ये मिलाएंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, तो सोचिए पहले कंडक्टिविटी कितनी थी, अभी हमने लिखा था 10 पे -5, ठीक है। अब हमने हर 10 पे 6 पे एक और मिला दी, तो इसकी कंडक्टिविटी मतलब 10 पे -1 इस ऑर्डर की हो जाती है। तो ओवरऑल कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। मतलब समझिए, सीधी लैंग्वेज में आप समझें तो प्योर सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर है, ठीक है, और डोप्ड सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर है। डोप्ड सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर है। तो ये एक तरह से ऑप्शनल हो गया, कब ये सेमीकंडक्टर है, कब ये इंसुलेटर है, कब ये कंडक्टर, ये डिपेंड कर रहा है डोप्ड है कि नहीं है। लेकिन ये भी इसका बड़ा यूज नहीं है। लेकिन वो यूज क्या है, उसके लिए पीएन जंक्शन बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लिख लेते हैं इसमें एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक में डिफरेंस, ये पूछा जाता है। डिफरेंसेस, तो पहला डिफरेंस ये प्योर क्रिस्टल है, ये डोप्ड है, ठीक है। दूसरा इसकी लो कंडक्टिविटी, इसकी हाई कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स आपस में बराबर होते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो प्योर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बराबर होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक होगा उसमें अगर पी टाइप इंप्योरिटी हमने मिलाई है तो होल्स बढ़ गए हैं, एन टाइप मिलाई है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ठीक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में ये इस तरह के डिफरेंसेस हैं। इनको ऐसे ही लिख लो, बाद में आएगा तो अंग्रेजी तो लिख ही लोगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इंप्योरिटी। ये क्या है, सेमीकंडक्टर विथ पी टाइप और एन टाइप इंप्योरिटी। सेकेंड में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू कंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक की they have a conductivity comparable to conductor. Number of electrons and number of holes are same in case of intrinsic, and extrinsic में they are different. ठीक, चलो लिख लिया। अगला डिस्कशन इसमें पी टाइप वर्सेस एन टाइप। पी टाइप जिसमें हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला रहे हैं, सॉरी ट्राइवेलेंट, पी टाइप है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। एग्जाम्पल आर्सेनिक, इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। एग्जाम्पल फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस और आर्सेनिक ही यूज क्यों किए, क्योंकि फॉस्फोरस और आर्सेनिक की साइज रफली सिलिकॉन की साइज के बराबर होती है। तो अगर ये लैटिस में सिलिकॉन को रिप्लेस करेंगे तो उस जगह ये बन जाएंगे बिना लैटिस को डिस्ट्रॉय किए, ठीक है। तो हम लैटिस को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम सिलिकॉन को ऐसी चीजों से रिप्लेस कर रहे हैं जिनकी साइज सिलिकॉन के ऑर्डर की हो। इसीलिए सिलिकॉन के आसपास ही तो है। चलो सेकंड, यहां नंबर ऑफ होल्स वेरी वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी भी ये न्यूट्रल है, अभी भी ये न्यूट्रल है। ये मत समझिए कि पी टाइप मतलब पॉजिटिव हो गया और एन टाइप मतलब नेगेटिव हो गया। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ गए हैं लेकिन ओवरऑल इट इज स्टिल न्यूट्रल। जैसे इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर बढ़े हैं तो नेगेटिव आयंस भी बढ़े हैं, और इसमें अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर बढ़े हैं तो पॉजिटिव आयंस बढ़ गए हैं, क्योंकि हर फास्फोरस जो
सिलिकॉन की जगह लेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो एक खुद पे पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा, तो ये इमोबाइल पॉजिटिव आयंस, मतलब ये आयन तो है लेकिन ये मूव नहीं कर सकता, ये कोई काम का नहीं है, ये कंडक्टिविटी में रोल प्ले नहीं कर सकता, कंडक्टिविटी तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन यहां पे देखें तो अगर आर्सेनिक में बात करें तो यहां पे ये एक्स्ट्रा होल आ जाएगा, और होल आ जाएगा तो ये हमारा एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन बन जाएगा। मतलब समझिए आयंस फिक्स्ड है, आयंस मूव नहीं कर रहे हैं, दे नो मोर कंट्रीब्यूट इन कंडक्शन ऑफ करंट। तो जो कंडक्शन है इस होल की वजह से, यहां कंडक्शन है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। और शायद एक बात समझ में आ रही होगी इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। और यहां पे नंबर ऑफ होल्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स। हां, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे कि फॉस्फोरस खुद 10 पे 6 में से एक है, तो हर 10 पे 6 में एक ही कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन जरा याद करिए, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हो जो मैंने आपसे कहे थे, तो आपको यह पता होगा कि 10 में 11-12 पे इस ऑर्डर के एटम पे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था पहले। प्योर सेमीकंडक्टर में ट्रिलियन, ठीक है, 10 पे 12 एटम्स पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है, 10 पे 12 एटम्स पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होता है प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है। और कंडक्टर में लगभग हर एक एटम पे एक इलेक्ट्रॉन रफली ट्रांसफर हो जाता है। तो पहले 10 पे 12 पे हो रहा था, अब 10 पे 6 पे हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट्स पर मिलियन में है। तो 10 पे 12 पे एक मिल रहा था, अब 10 पे 6 पे एक मिल रहा है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये दुगना हो गया है, 10 पे 6 टाइम्स कंडक्टिविटी बढ़ गई है। तो यहां अगर कंडक्टिविटी 10 पे -6 थी, तो यहां कंडक्टिविटी 1 के ऑर्डर की हो गई, ठीक है। मतलब पार्ट्स पर मिलियन भी इसके लिए बहुत है कंडक्टिविटी के लिए। पहले ट्रिलियन में से एक आ रहा था, मिलियन में से एक आ रहा है, ठीक है। तो इन जनरल लगता है ऐसा है कि इतनी कम इंप्योरिटी से क्या फायदा होगा, होता है, ठीक है। तीसरा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? कैरियर्स आर होल्स। यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस है। अगर 4 लिखने हैं तो अगले में लिख देना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, ठीक है। फिगर बना दोगे तो पढ़े लिखे से लगोगे कि ये वाला फिगर हमने बना दिया तो लगा रही बहुत आता है बच्चे को, तो कि कितना अच्छा फिगर बनाया। ऑप्शनल है ये बनाना। तो डिफरेंसेस कितने आते हैं? 3 ये हैं, बाकी मन से लिख दो, मेजॉरिटी की जगह माइनॉरिटी कर दो, ठीक है। तो ये आया अपना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। हाँ, एक और चीज नहीं लिखी जो कि हमें कायदे से लिख देनी चाहिए थी, लो कंडक्टिविटी, सॉरी ये इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक नहीं है, सॉरी। हाँ, लेकिन फिर भी अगर हम पी टाइप और एन टाइप में बात करें तो स्लाइटली ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होनी चाहिए, पी टाइप की या एन टाइप की? तो ये इस पे डिपेंड करेगा मोबिलिटी किसकी हाई है। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, यहां होल ज्यादा हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मोबाइल एज कंपेयर टू होल्स, क्योंकि होल से करंट फ्लो करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में कोई बॉन्ड टूटने बनने नहीं है, ये तो फ्री है मूव करने के लिए। तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स या जनरली एन टाइप्स आर मोर कंडक्टिंग देन पी टाइप। तो कंडक्टिविटी एन टाइप की ज्यादा होती है पी टाइप के मुकाबले, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहां होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हाई है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखिए, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब इज दिस, Ni और NH इफ Ni इक्वल टू दिस। ये Ni क्या है? Ni इज कांस्टेंट जो
Ne और NH के प्रोडक्ट को बताता है कि किसी भी टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स का प्रोडक्ट Ni² के बराबर होगा। और Ni टेम्परेचर का फंक्शन है। दरअसल Ni का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, कुछ मुझे भी पूरा याद नहीं है, कुछ ऐसा कुछ होता है। N0 मतलब ये N0 है, एनर्जी गैप टेम्परेचर का फंक्शन है, गंदा सा ऐसा। तो Ni आपको याद नहीं रखना है। तो Ni मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सेमीकंडक्टर की। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये हमेशा ट्रू होता है, भले चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, भले चाहे वो इंट्रिंसिक हो। तो अब देखते हैं पहला, इफ इट इज प्योर। तो पहले का आंसर क्या आएगा? अगर प्योर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स आपस में बराबर है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से Ni के बराबर है। एंड 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सारे हो गए, कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जरा इससे कंपेयर करिए तो हर 10⁻12 में से एक ही ऑर्डर मिल रहा है, ये मिल रहा है। 28 था, यहां 16 है पावर में, तो ये ट्रिलियन में एक को मौका मिल रहा है। तो भले ही अपने आप में देखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन हम 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, इतने बड़े में इतने से इलेक्ट्रॉन्स। इससे कंपेयर करिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो पहला पार्ट। दूसरे में डोप्ड विथ p एटम्स, फॉस्फोरस एटम्स मतलब n टाइप है, फॉस्फोरस एटम्स ये। तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स कितने होंगे? तो ये आएगा 2 पार्ट्स पर मिलियन। तो इनमें से हर 10⁻6 में 2 है, तो 2/10⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻28, तो ये बना 10⁻23 एटम्स पर मीटर क्यूब। और ये इसके मुकाबले काफी ज्यादा है। और अब आप समझिए कि मैं ये कह सकता हूं हर फास्फोरस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गए, और टेम्परेचर की वजह से इतने पैदा हो रहे थे। तो दिस टर्म कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू दिस वन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is same as number of phosphorus atoms is equal to 10⁻23 per meter cube, electrons per meter cube। अब नंबर ऑफ होल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ होल हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Ni का होल स्क्वायर 2.25 इंटू 10⁻32, इसका होल स्क्वायर बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻23, तो 10⁻9 बचा यहां, 2.25 इंटू 10⁻9। ये नंबर ऑफ होल्स हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बात बिल्कुल सही भी थी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो होल कम होते। वजह क्या है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा होल्स के साथ कंबाइन करने के उनके चांसेस होंगे। और अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन ने एक फ्री होल के साथ कंबाइन कर दिया तो दोनों एक साथ मर गए, ना तो इलेक्ट्रॉन बचा ना होल बचा, और चार्ज कैरियर खत्म हो गए। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन इतने सारे हैं कि उनमें जो अंतर आएगा वो ना के बराबर होगा, लेकिन इसमें अंतर ठीक ठाक आ जाएगा। तो तरीका सिंपली क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितनी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी थी, फास्फोरस एटम्स के कितने थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये रफली इतने ही हैं, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से या कॉम्बिनेशन की वजह से अंतर नहीं आने वाला है इन पे। और होल्स कितने हैं? तो होल्स हमने निकाल लिए इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमें पता था इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो होल घटेंगे। चलो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार हमने आर्सेनिक और फास्फोरस, ये पी टाइप भी मिला दिया, ये एन टाइप भी मिला दिया। अब दिक्कत क्या है कि पी टाइप से ये कह रहा है कि नंबर ऑफ होल्स तो 5 इंटू 10⁻22, ये कह रहा है नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 इंटू 10⁻22 है। और अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं तो Ni² तो नहीं बनेगा। तो ये आंसर गलत है कि ये नहीं होंगे। वजह है बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश करिए। इनकी वजह क्या है कि ये ऐसा इसलिए नहीं बनेगा कि अगर मैं इन दोनों को पी टाइप और एन टाइप दोनों मिक्स कर रहा हूं एक ही जगह,
तो उनके आपस में कंबाइन होने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, P और N। तो इसके जो एक्स्ट्रा होल्स हैं और उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में भी तो कंबाइन होंगे। पहले हम कॉम्बिनेशन नेग्लेक्ट कर रहे थे क्योंकि टेम्परेचर की वजह से जनरेट होने वाले कम थे, अब तो ये दोनों ही हम दे रहे हैं, इसीलिए ये दोनों चीजें बदल जाएंगी। हां, एक चीज तय है कि नंबर ऑफ होल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इन दोनों का डिफरेंस होगा। ये नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस इन दोनों एटम्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, NH इंटू NI इक्वल टू NE इज इक्वल टू NI स्क्वायर 1.5 इंटू 10 पे 16 का होल स्क्वायर। ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस एक कॉन्सेप्ट दिखाना था, ठीक है। चांसेस कम है इस तरह की चीजें पूछे जाने के, लेकिन इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन स्कूल में आ सकता है इस तरह का कि पी टाइप की इंप्योरिटी दी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स दिए हैं, NI पूछा है। हाँ, और इस क्वेश्चन का एक और इंटेंशन था आपको ऑर्डर समझाना कि ये ऑर्डर रफली बिल्कुल सही है जो होता है। चलो अगला कॉन्सेप्ट है PN जंक्शन। PN जंक्शन क्या है, जब P टाइप और N टाइप दोनों को आप क्लब कर देते हो तो ये P और N को आप चिपका देते हो, तो यहां से P से होल्स जाना चाहते हैं, N से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं, और डिफ्यूज होने के साथ यहां पे बीच में एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इसके फ्री होल के साथ कंबाइन होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल आपस में कंबाइन हो गए तो ये कंबाइन होके इमोबाइल आयंस पैदा करते हैं। और कहां से इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, होल यहां है तो यहां ये चिपकेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए और ये कंबाइन होते गए, थिकनेस बढ़ती गई। रियलिटी ये है कि कंबाइन होना यहां से चालू हुए थे। तो पहले क्या था कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर, इसके होल इधर, यहां आए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, लेकिन ये कमजोर था जो उनको रोक नहीं पा रहा था, तो फिर और आ गए, उन्होंने यहां पॉजिटिव, और आ गए यहां पॉजिटिव। लेकिन जितने कंबाइन होते जाएंगे उतना चार्ज यहां जमा होता जाएगा, और जितना चार्ज जमा होता जाएगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा जो उनके कॉम्बिनेशन को रोकेगा, ठीक है। तो कुछ ही देर बाद ये मूव करना बंद कर देगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस मूवमेंट को रोक देता है। तो एक पॉइंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री होल कंबाइन होते हैं तो ये मोबाइल आयंस बनते हैं। दूसरा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो है, और कॉज क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लाइक गैसेस, जैसे एक गैस दूसरे गैस में मिक्स होती है। अगला पॉइंट है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज डिफरेंट, दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है डिप्लीशन रीजन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन। ऑब्वियसली ड्रिफ्ट करंट एक्सट्रीमली स्मॉल है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन। तो बस नाम याद रखिएगा, डिफ्यूजन क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, ड्रिफ्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब यह बात ध्यान दीजिएगा कि डिफ्यूजन में तो मेजॉरिटी फ्लो कर रहे हैं, मतलब अगर कभी करंट डिफ्यूजन की वजह से जाएगा तो बड़ा करंट जाएगा, और ड्रिफ्ट की वजह से करंट पैदा करोगे ना के बराबर होगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो टेम्परेचर की वजह से पैदा हो रहा है, थर्मल इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को ये ब्रेक वाले इलेक्ट्रॉन होल्स को ये मूव करा रहा है, तो ये काफी कमजोर है, ये काफी ताकतवर है, ठीक है। यही मेन कॉन्सेप्ट है पीएन जंक्शन का।
ठीक है, मतलब ये फॉरवर्ड और रिवर्स में अंतर क्या आता है कि P और N, हमारी बैटरी कह रही है यहां से, अगर मैं P और N फॉरवर्ड करता हूं तो हमारी बैटरी कह रही है ऐसे जाओ, तो बैटरी का ड्राइविंग फोर्स है कि करंट ऐसे जाए, मतलब होल्स ऐसे जाएं। बैटरी ये कह रही है कि होल इधर जाए, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज है, होल ऐसे जाए, और इनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसी डायरेक्शन में ये है, तो ये मेजॉरिटी चार्जेस ही फ्लो करेंगे, मेजॉरिटी फेवर करेंगे इसके फ्लो को, दिस फ्लो। मतलब हमारी बैटरी डिफ्यूजन की को मदद कर रही है। लेकिन अगर हमने ये उल्टा लगा दिया होता NP और यहां पे ऐसा, तो बैटरी कह रही है कि होल्स ऐसे जाने चाहिए, लेकिन कंसंट्रेशन होल्स का इस तरफ ज्यादा है, उल्टी तरफ। इसका मतलब डिफ्यूजन की वजह से तो इस डायरेक्शन में करंट नहीं जाएगा, तो जाएगा किसकी वजह से? ड्रिफ्ट की वजह से। और ड्रिफ्ट करंट तो काफी कम है, टेम्परेचर की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। मतलब जब ड्रिफ्ट की बात चल रही है तो ये ऑलमोस्ट इंट्रिंसिक है, डिफ्यूजन में एक्सट्रिंसिक है। मतलब इस केस में ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब डोप्ड है, मतलब इट इज बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर। इन दिस केस इट इज बिहेविंग लाइक एन इंसुलेटर। बस डिफरेंस ये है, सिर्फ एक ही चीज इसमें जो हमारे काम की है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिख लो। हाँ, इसका नाम डिप्लीशन रीजन है, और डिप्लीशन रीजन नाम क्या है? क्योंकि ये वो है जहां नो चार्ज कैरियर, यहां के चार्ज कैरियर खत्म हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, ये चार्ज कैरियर खत्म है, इसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई है इस पार्ट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और रेजिस्टिविटी भी हाई है। ठीक है तो यहां पे एक ओपन सर्किट बैटरी बन चुकी है जो रोक रही है फर्दर फ्लो को, इसको खत्म करना पड़ेगा तब जाके फ्लो होगा। ठीक है, या इससे जीतना पड़ेगा हमें। डिप्लीशन रीजन का जो वोल्टेज होता है ये 0.7 वोल्ट के करीबन होता है जर्मेनियम के लिए। ठीक है, और 1.1 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। तो सिर्फ मैं जर्मेनियम ही जनरली यूज होते हैं सेमीकंडक्टर, जो कि बेहतर सेमीकंडक्टर है, तो 0.7 वोल्ट ये बैटरी बनती है। तो अगला डिफरेंस लिखेंगे हम, पीएन में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ये भी जनरली पूछा जाता है स्कूल में, तो शुरुआत आप करिएगा फोटो बना के। ठीक है, तो पी इधर, एन इधर, डिप्लीशन रीजन ये, पी इधर, एन इधर, डिप्लीशन रीजन ये। ठीक है, तो कनेक्शंस ऐसे हैं, यहां पे करंट ऐसा और यहां पे करंट ऐसा, लेकिन ये डिफ्यूजन की वजह से है, ये ड्रिफ्ट। देखिए करंट तो वही है जो बैटरी चाह रही है, करंट तो बैटरी चाह रही है ऐसे ऐसे, बस ये क्या कह रहा है कि ऐसे जा रहा है, तो इसने कहा चले जाओ जितने जाना है। इसने कहा मेरे पास रेजिस्टेंस काफी कम है, मेरे पास बहुत चार्ज कैरियर है, निकल लो। ऐसे जा रहा था तो इसने ब्लॉक कर दिया। तो दरअसल यही इसका कॉन्सेप्ट है वॉल्व की तरह। वॉल्व मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो अलाउ करता है। याद दिलाता हूं, फुटबॉल में आपने देखा होगा जब हम हवा भरते हैं इस वॉल्व में, तो बाहर से हवा भरते हैं अंदर चली जाती है, लेकिन एक बार हम इस वॉल्व को छोड़ते हैं तो अंदर से बाहर नहीं निकलती हवा, तो एक डायरेक्शन में फ्लो है। तो ये कुछ वॉल्व इस तरीके का होता है, ऐसा समझ लो ऐसा। ठीक है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, ऊपर से हवा आ रही है तो ये खुल गया, इधर से हवा आ रही है तो ये स्ट्रक्चर खुल गया, लेकिन नीचे से आ रही थी ये बंद हो गया, ऊपर से आ रही थी खुल गया, नीचे से आ रही थी बंद हो गया। इसीलिए इन्हें हम डायोड वॉल्व भी कहते हैं, इन्हीं को डायोड वॉल्व भी कहते हैं कि एक डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ कर रहे हैं, दूसरे में नहीं कर रहे हैं। तो पहले में करंट इज लार्ज, करंट इज स्मॉल।
दूसरे में करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, इसमें डिप्लीशन रीजन छोटा हो जाएगा, डिक्रीजेस, इसमें डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि डिप्लीशन रीजन ही वो था जो हमारी डिफ्यूजन को रोक रहा था, और यहां डिफ्यूजन को ये बैटरी मदद कर रही है, तो ये डिप्लीशन रीजन को कमजोर कर रही है। यहां डिप्लीशन रीजन बढ़ गया। ठीक है, और यहां दरअसल प्रैक्टिकली मिली एम्पियर के ऑर्डर का आता है करंट, यहां माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का आता है, और भी कम, मतलब ऑलमोस्ट नो करंट होता है। ठीक है, मतलब अगर हम रिवर्स बायस में इसको लगाते हैं तो ये बैटरी ताकतवर होती जाती है, जो डिफ्यूजन को रोकती है और ड्रिफ्ट को मदद करती है, वो ताकतवर हो रही है। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस काफी कम है, इसीलिए करंट काफी कम जा रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं इसमें मेनली। और अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। डायोड का करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसका मतलब क्या है कि अलग अलग वोल्टेज लगाने पर डायोड कैसे रिस्पॉन्ड करता है, करंट कितना देता है। ठीक है, तो अभी तक हम ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस का लीनियर ग्राफ था, ओरिजिन से पास हो रहा था, वो लीनियर रेजिस्टेंस था। लेकिन इसका ऐसा नहीं होता। हां, वोल्टेज जीरो करने पे करंट जीरो होता है। अगर आपको कुछ नहीं पता हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ग्राफ, सोचो कि फॉरवर्ड जब वोल्टेज पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बायस में अच्छा खासा करंट है, रिवर्स में ना के बराबर करंट, और वाकई में ग्राफ ऐसा ही होता है। दरअसल क्या होता है कि वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे, ये करंट एकदम से बढ़ेगा। ठीक है, और यहां पीछे ले जाएंगे तो ये करंट ऑलमोस्ट जीरो, और इतना कम कि दरअसल हमें यूनिट बदलनी पड़ती है। ये मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर। अगर ये भी मिली एम्पियर लिखा होता तो सोचिए इस लाइन का हम 1000 गुना और छोटा करते हाइट का, तो बिल्कुल ग्राफ ऐसा लगता है, ऐसा। तो ये लाइन थोड़ी बहुत दिखने लगे, इसीलिए मैंने यूनिट बदल दी। ठीक है, इसीलिए यहां माइक्रो एम्पियर किया। तो इससे कंफ्यूज मत होइए कि यहां कुछ करंट जा रहा है, ना के बराबर करंट है। खास बात, अब इस फिगर को थोड़ा और स्टडी करेंगे, अच्छे से समझिएगा अब मैं जो बात कह रहा हूं, कि इसका करंट बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हल्के से वोल्टेज पे ही करंट बढ़ गया हो। कुछ वोल्टेज तक इसने इंतजार किया है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद एकदम से जंप किया है। दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज। मतलब नी वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज है जिसके बाद ये एट अ सडन कंडक्ट करने लग गया या करंट बढ़ गया। तो वी नी क्या है? वोल्टेज, मिनिमम वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस, मिनिमम वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस mode for which diode starts conducting. और इंटरेस्टिंग ये है कि V नी इज रफली इक्वल टू डिप्लीशन बैरियर पोटेंशियल, V बैरियर। जो बैरियर पोटेंशियल हमने डिप्लीशन रीजन का देखा था, ये दोनों बराबर होते हैं रफली। वजह सिंपल सी है, मान लो ये जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है, और जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर में ये गैप 0.7 वोल्ट का है। आपने इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, ठीक है। ये बैटरी डिफ्यूजन को रोक रही थी, ये बैटरी डिफ्यूजन को मदद कर रही थी। अगर ये बैटरी कमजोर हुई तो ये बैटरी इससे जीत ही नहीं पाएगी और हम डिफ्यूजन करा ही नहीं पाएंगे।
या काफी कम डिफ्यूजन होगा। क्यों? जब तक ये बैटरी इससे नहीं जीत जाती तब तक ये अपनी मर्जी से डिफ्यूजन थोड़ी कराएगी, क्योंकि यही तो डिफ्यूजन को रोक रहा था। तो हमें इससे जीतना पड़ेगा, तो हमारी ये बैटरी इससे बड़ी होनी पड़ेगी। इसीलिए जब तक कि हमारा ये वोल्टेज इस नी वोल्टेज से बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये प्रॉपरली कंडक्ट नहीं करता। तो यही हमारा नी वोल्टेज है, या मिनिमम वोल्टेज, या मिनिमम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, जिसमें कि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस में है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो वाकई में कंडक्ट करता है जब ये नी वोल्टेज हमारा, या एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज, नी वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज से बड़ा होता। ठीक है, फॉर जर्मेनियम क्रिस्टल वी नी पॉइंट, जर्मेनियम और ये मैं शायद भूल रहा हूं, आई थिंक इट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए 0.7 है, जर्मेनियम के लिए वी नी 0.3 है। सही है, क्योंकि सिलिकॉन सस्ता पड़ता है तभी इतने डायोड यूज होते हैं, तभी डायोड में मेनली सिलिकॉन ही यूज होता होगा। और 0.7 इसीलिए जनरली मुझे याद है, मतलब क्योंकि कॉमन डायोड का 0.7 होता होगा और कॉमन सिलिकॉन डायोड है। जर्मेनियम अच्छा डायोड है लेकिन महंगा पड़ता है, तो ये सिलिकॉन के लिए। तो ये तो समझ में आया कि हम वोल्टेज बढ़ाते गए और एट अ सडन इसने कंडक्ट करना चालू कर दिया। ये लाइन ऑलमोस्ट वर्टिकल है, ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन ये कह रही है कि आप नी वोल्टेज के आगे पोटेंशियल डिफरेंस दे ही नहीं सकते, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो ये लेगा। तो वी नी के बाद ये लाइन रफली वर्टिकल है। जैसे ये ग्राफ अगर हम देखें तो ये 0.7 वोल्ट होता, तो ग्राफ ऐसा बना है। तो 0.7 से ज्यादा इस पे वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे ही रिवर्स बायस में हम वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, करंट जीरो था, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आई कि एट अ सडन इसका बिहेवियर बिल्कुल फॉरवर्ड बायस जैसा हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड जीनर वोल्टेज। वी जीनर, तो ये है मिनिमम वोल्टेज इन रिवर्स बायस मोड for which diode suffers avalanche breakdown and starts conducting is called Zener voltage। ये दरअसल कॉन्सेप्ट ये है, बहुत ही सिंपल है, कि हम रिवर्स बायस में जब हम लगाते हैं तो डिप्लीशन रीजन आपका पावरफुल होता है। आप बैटरी बढ़ाते गए, डिप्लीशन रीजन पावरफुल होता गया, लेकिन पावरफुल होते होते ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पावरफुल हो जाता है कि ये इन का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर देता है, इस हिस्से का डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ही कर देता है। इतना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि इसका डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर देता है, और ये जो इंसुलेटर था अचानक से कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो यहां भी रफली वर्टिकल लाइन है, मतलब फॉरवर्ड में नी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, रिवर्स में जीनर से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, नी से कम में करंट जीरो, जीनर से कम में करंट जीरो। ठीक है, आइडियल डायोड के लिए अगर बात करें तो हम नी वोल्टेज इसका लेते हैं जीरो और जीनर वोल्टेज लेते हैं इंफिनिटी। तो हमारा आइडियल डायोड कौन सा है? जो तुरंत के तुरंत फॉरवर्ड बायस में आ जाता है और तुरंत के तुरंत मतलब जीरो वोल्टेज पे ही, और रिवर्स में कितना भी लगाओ हमेशा ब्लॉक कर देता है। तो डायोड के न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ ये डिस्कशन जो मैंने किया ये समझ में आना जरूरी है। ठीक है, स्कूल में से न्यूमेरिकल हट चुके हैं इस साल के लिए, लेकिन मेंस में काफी आते थे और मुझे लगता नहीं कि मेंस वाले हटाएंगे, तो आपको ये पार्ट समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको मैथ्स की तरह समझ लो कि फॉरवर्ड में इससे ज्यादा नहीं, रिवर्स में इससे ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल देखोगे बिल्कुल फील आ जाएगा। पहला एग्जांपल देखिए, एक डायोड है 5 ओम, ये डायोड का सिंबल ये है, और डायोड का एरो ये बताता है कि जिस तरफ ये एरो है उस तरफ फ्लो अलाउड है।
उसके अगेंस्ट फ्लो अलाउड नहीं है। तो समझिए कि पहले मैं डायोड को आइडियल एज्यूम करके आंसर दे रहा हूं। आइडियल मतलब नी वोल्टेज 0 है और फॉरवर्ड वोल्टेज इंफिनिटी है। कुछ नहीं दिया तो हम यही मान लेंगे, ठीक है। तो आइडियल डायोड के केस में अगर डायोड आइडियल तो क्या आंसर आते, तो देखिए 0.5 वोल्ट लगाया, ये बैटरी ऐसे भेजना चाह रही है और डायोड भी ऐसे ही चाह रहा है, मतलब फॉरवर्ड है, और फॉरवर्ड में ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्यों? क्योंकि 0 वोल्ट का ड्रॉप लेगा इस पे, क्योंकि आइडियल है। तो पूरा का पूरा 0.5 वोल्ट का ड्रॉप इस पे आएगा। तो करंट कितना जाएगा? 0.5 बाय 5 ओम, 0.1 एम्पियर, और ड्रॉप ऑन डायोड 0 वोल्ट। तो पूरा 0.5 वोल्ट का ड्रॉप इस पे है, क्योंकि ये आइडियल कंडक्टर हो गया। पहले का आंसर। दूसरे में 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट में भी ये फॉरवर्ड में हर वोल्टेज पे ऐसे ही करेगा, तो अब भी 0 वोल्ट लेगा, तो ये 1/5 एम्पियर, तो ये 0.2 एम्पियर, 1/5 मतलब 0.2, 5 ओम, पूरा का पूरा 1 वोल्ट का ड्रॉप रेजिस्टेंस पे आएगा। थर्ड पार्ट में -2, और -2 मतलब बैटरी की पोलैरिटी हमारी उल्टी है, ऐसे। तो बैटरी करंट ऐसे भेज रही है, लेकिन ये ब्लॉक करेगा और ये कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब दरअसल करंट जाएगा ही नहीं, तो इस पे तो ड्रॉप होना नहीं है, तो ये पूरा 2 वोल्ट का ड्रॉप किस पे हुआ? डायोड पे। और चौथे केस में भी चूंकि फॉरवर्ड रिवर्स में इसका जीनर ब्रेकडाउन इंफिनिटी है, तो ये हर वोल्टेज को रोक लेगा, भले चाहे वो 30 वोल्ट ही क्यों ना हो, तो 30 वोल्ट को भी रोक देगा। तो इस पूरे को रोका, तो इस पे पूरे पे 30 वोल्ट, करंट इज स्टिल 0। तो ये आइडियल केस था कि मैं रिवर्स में कितना भी लगाऊं करंट 0 होगा, पूरा का पूरा ड्रॉप डायोड पे होगा। फॉरवर्ड में कितना लगाऊं, डायोड पे ड्रॉप 0 है और करंट सीधे V/R से निकल आएगा। क्लियर? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ ना दिया हो तो हम आइडियल ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन में इसका नी वोल्टेज दे रहा हूं 0.3, जर्मेनियम क्रिस्टल माना, और जीनर वोल्टेज दिया मैंने 10 वोल्ट। अब इंटरेस्टिंग बनेगा, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग ऐसे बनेगा क्योंकि ये वाला पार्ट मजेदार है कि नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट है, नी वोल्टेज 0.3 से ज्यादा कर देता हूं 0.7, सो दैट एक केस ये वाला भी आ जाए। नी वोल्टेज 0.7 है, सिलिकॉन माना हमने, तो 0.5 वोल्ट नी वोल्टेज से कम है, मींस इट इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग इट कंडक्टिंग। इसका मतलब कि अभी ये कंडक्टिंग नहीं हुआ है, मतलब चूंकि इस पे ये कंडक्टिंग नहीं हुआ है, मतलब करंट अब भी फ्लो नहीं करेगा, ये अभी भी ब्लॉक करेगा, करंट इज ऑलमोस्ट 0। तो ये 0.5 वोल्ट का ड्रॉप इस पे आ गया, ठीक है। पूरा का पूरा 0.5 का ड्रॉप इस पे आ गया, क्योंकि ये कंडक्ट नहीं कर पाया। लेकिन सेकंड इंटरेस्टिंग केस है कि जब 1 वोल्ट लगाया और इसमें 1 वोल्ट पे कितना लेना था, 0.7 वोल्ट से बड़ा है, तो ये 0.7 वोल्ट का इस पे ड्रॉप मिल जाएगा एंड इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग। मतलब हम ग्राफ में यहां आ चुके हैं 0.7 पे, तो 0.7 से आगे तो नहीं जा सकता। लेकिन 0.7 वोल्ट पे करंट कितना आएगा, 0.7 वोल्ट पे करंट कितना आएगा वो अपने आप डिसाइड होगा। वजह जरा ग्राफ से समझिए, ये 0.7 वोल्ट की लाइन है, 0.7 वोल्ट पे करंट कितना है कुछ भी हो सकता है, सोचो। तो करंट ये डिसाइड नहीं कर रहा है, वो करंट कैसे पता चलेगा? 0.7 वोल्ट, ये 1 वोल्ट था, ये 0.7 है क्योंकि ये कंडक्ट करने लग गया है, और ये 0.7 है तो बचा हुआ 0.3 इस पे है, और अगर बचा हुआ 0.3 इस पे है तो यहां से करंट 0.3/5 0.06 एम्पियर ये करंट जाएगा। और एक्चुअली डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इतने वोल्टेज पे डायोड से करंट इतना गया, तो इस समय पे इसका रेजिस्टेंस ये है, वोल्टेज अपॉन करंट, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है।
क्लियर? तो ऐसे रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट डायोड निकलेगा। पहले इन दोनों के केस में रेजिस्टेंस 0 था, इन दोनों के केस में डायोड का रेजिस्टेंस इंफिनिटी था, लेकिन अब डायोड का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है बिकॉज देयर इज सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। और ये यहां पे डायोड का रेजिस्टेंस इंफिनिटी आएगा, क्यों? करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या आया कि अगर फॉरवर्ड में नी वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो यहां नी वोल्टेज का ड्रॉप लो, बचा हुआ कहीं और कर लो और उससे करंट निकल आएगा। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट, -2 वोल्ट, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हो सकता क्योंकि जीनर तो 10 वोल्ट है, तो ब्रेकडाउन नहीं हो सकता मतलब करंट तो अब भी 0 है। क्यों? क्योंकि हम ग्राफ में यहां कहीं है, तो करंट तो अब भी 0 है, और करंट 0 है तो ये पूरा 2 वोल्ट का ड्रॉप इस पे आएगा, तो अंडरस्टूड है रेजिस्टेंस इंफिनिटी। ये थर्ड का आंसर। फोर्थ पार्ट सबसे काम का। दरअसल 30 वोल्ट हमने सप्लाई किया, लेकिन जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट है, और ग्राफ में आप रिवर्स में 10 वोल्ट से बड़ा नहीं ले सकते, तो इस पे 30 नहीं, इस पे 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो फिर बचा हुआ 20 वोल्ट का ड्रॉप ऑब्वियसली इस पे आएगा। रेजिस्टेंस कितना था? 5 ओम, तो करंट कितना आएगा? 4 एंपियर। और डायोड का रेजिस्टेंस कितना आएगा अगर हमें निकाला होता? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10/4 ओम। ये दरअसल जीनर डायोड की प्रॉपर्टी है कि रिवर्स बायस में एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज्यादा नहीं ले सकता। उससे कम लगाओगे तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा, उससे ज्यादा पे कंडक्ट करेगा। ठीक है, और ऐसे कंडक्ट करेगा, कांस्टेंट वोल्टेज का ड्रॉप लेगा, बचा हुआ ड्रॉप किसी और पे। ठीक, तो ये इसके न्यूमेरिकल थे। उम्मीद है फील आया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो ट्राई करिएगा। चलो 3 क्वेश्चन है, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 में ये डायोड है, सिलिकॉन डायोड है, 200 ओम 3 वोल्ट एमीटर की रीडिंग बतानी। क्वेश्चन 2 में 2 आइडियल डायोड है, कोई से भी, 3 ओम 2 ओम 4 ओम 12 वोल्ट करंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक डायोड है, पहले पार्ट में आइडियल है, ये 3 वोल्ट पे मेंटेन्ड है और इसका वोल्टेज हम बदल रहे हैं, तो एक्स वोल्टेज 0 से लेके मैक्सिमम तक जा रहा है, और अब आपको बताना है करंट का वेरिएशन एक्स के साथ। और सेकंड में वही बताना है, बस हमारा डायोड आइडियल नहीं है, मतलब नी वोल्टेज 0.5 है और जीनर वोल्टेज 10 वोल्ट है। ट्राई करो। सॉल्यूशन देखिए, बड़ा आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 1 में बस नाम का ध्यान रखना था, नाम मेंशन किया है सिलिकॉन, मतलब इसका नी वोल्टेज 0.7 है, और ये फॉरवर्ड बायस है क्योंकि जिस तरफ एरो है उसी तरफ ये मदद कर रहा है, तो 0.7 का ड्रॉप इस पे लेगा, बचा हुआ 2.7 का इस पे आएगा, तो करंट की वैल्यू 3 - 0.7/200 एम्पियर। ठीक है, पहला पार्ट। क्वेश्चन 2 में करंट ये बैटरी ऐसे भेज रही है, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, लेकिन ये ब्लॉक कर देगा तो ओपन सर्किट, ये जाने देगा शॉर्ट सर्किट क्योंकि आइडियल है, मतलब ये सर्किट बना कुछ ऐसा, तो करंट गया 12/6 2 एम्पियर 2 एम्पियर। ठीक है, हां, जहां तक पूछा होता कि इस डायोड पे ड्रॉप कितना आएगा, तो यहां वोल्टेज अगर मैं 0 मानूं तो यहां 4 वोल्ट आएगा, तो इस डायोड पे 4 वोल्ट और इस डायोड पे 0 वोल्ट, क्योंकि ये डायोड शॉर्ट हो गया, ये ओपन है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लेगा, ये 4 वोल्ट ये 0 वोल्ट। वैसे करंट पूछा था तो आंसर इज 2 एम्पियर। थर्ड पार्ट, करंट और एक्स का ग्राफ बनाना है। पहले ये आइडियल था, तो समझिए एक्स की वैल्यू अगर 3 वोल्ट से कम है, एक्स की वैल्यू 3 वोल्ट से कम है तो ये फॉरवर्ड बायस है। ग्राफ यहां बना देता हूं। तो आई और एक्स का ग्राफ यहां बना रहा हूं। एक्स की वैल्यू 0 वोल्ट है, फॉरवर्ड है, 1 वोल्ट फॉरवर्ड, 2 वोल्ट फॉरवर्ड, 3 वोल्ट पे भी 0 वोल्टेज है, तो 3 वोल्ट तक ये फॉरवर्ड है, तो इस पे ड्रॉप बिल्कुल नहीं आएगा, पूरा का पूरा ड्रॉप इस पे आएगा, तो करंट आएगा, यहां से यहां तक करंट की वैल्यू आएगी
3 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रखने पे करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर थी। इस पे ये है, ग्राफ बना ऐसा। अब हम ज्यों ही उस तरफ जाएंगे बियॉन्ड दिस, ये 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट से बड़ा है, तो ये ब्लॉक करेगा, तो करंट को रोक ही देगा, यही ग्राफ है। और आइडियल है तो हमेशा रोक देगा। तो ग्राफ सिंपली इतना बनेगा पहले पार्ट में। लेकिन सेकंड पार्ट में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक अंतर आएगा कि ये फॉरवर्ड हमेशा नहीं है। जब तक x की वैल्यू 0.5 है तब तक ही फॉरवर्ड है, और इनिशियली भी करंट 1.5 नहीं आएगा। क्यों? अगर ये 3 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो फॉरवर्ड होए तो इस पे 0.5 का ड्रॉप खुद के ऊपर लेगा, 2.5 का ड्रॉप इस पे आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड रखने के लिए इतना ड्रॉप इस पे चाहिए। तो 2.5 बाय 2 1.25 एम्पियर करंट, और ज्यों ही 0.5 पे पहुंचेंगे करंट हो जाएगा 0। तो 0.5 मतलब 2.5 पे। ज्यों ही ये वोल्टेज 2.5 होगा, डिफरेंस 0.5 का बचेगा, और हम फॉरवर्ड वोल्टेज से कम होने लगेंगे, नी वोल्टेज से। तो ये 2.5 से 0 चलता रहेगा कब तक? जब तक कि ये वाला वोल्टेज, चूंकि जीनर है 10, 10 + 3 13 नहीं हो जाता, क्योंकि रिवर्स में भी इसकी रोकने की अपनी एक लिमिट है। तो 13 वोल्ट तक ये 13 वोल्ट होगा, डिफरेंस 10 वोल्ट हो जाएगा, और ये जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा। और 13 वोल्ट के बाद अब इस पे ड्रॉप आएगा, तो 3 वोल्ट इस पे। तो ये अगर x होता तो इस पे 10 वोल्ट का ड्रॉप आता, तो इस वाले पे बचा हुआ ड्रॉप आएगा, तो x - 3 - 10 बाय रेजिस्टेंस 2, ये करंट जाएगा, तो x - 13 बाय 2 एम्पियर। और ये करंट उल्टी डायरेक्शन में है, इसीलिए मैं इसको नेगेटिव बना देता हूं, करंट नेगेटिव ऐसा। तो ये हमारा आंसर आया। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। अब आगे एप्लीकेशंस देखते हैं कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। दरअसल डायोड अपने आप में एक रिवॉल्यूशन था। पहले डायोड की जगह वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, जैसे फुटबॉल में वॉल्व होता है कि एक डायरेक्शन में हवा जा सकती है, दूसरे में नहीं जा सकती, तो उसमें भी वही करते थे कि ऐसे वॉल्व टाइप का लगाते थे और आयोनाइज्ड एयर है, तो एक डायरेक्शन में आयोनाइज्ड एयर फ्लो कर सकती है और दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकती, तो करंट का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउड था। तो इसके लिए वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, जो कि फैब्रिकेट करना काफी महंगा था, उनको स्टोर करना महंगा था, हैंडलिंग महंगी थी और साइज भी काफी ज्यादा थी। इसी वजह से एक एक कैलकुलेटर छोटे से भी एक रूम की साइज के कैलकुलेटर बन जाते थे। लेकिन जो ही डायोड मिला, डायोड मतलब सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड्स इतने छोटे छोटे डायोड होते हैं कि इतनी चिप में हजारों डायोड आ जाते हैं। इसीलिए ये हमारी हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स ये सब बन पाए, वजह डायोड। तो डायोड के एप्लीकेशंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन हर प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये थी कि फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट जाता है। और डिफ्यूजन करंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डिफ्यूजन करंट मींस हाई कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रॉन होल के अंदर डिफ्यूज किए, तो जिस दौरान डिफ्यूज किए आपस में इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन होल कंबाइन होंगे तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ये एनर्जी गैप के बराबर ही। वजह बिल्कुल सिंपल है कि एनर्जी गैप ही इनको यहां से यहां जाने के लिए रोक रहा था। तो अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए जो कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़े और इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, जब जब इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी रिलीज होगी।
तो फॉरवर्ड बायस में अगर हम किसी डायोड को कर देते हैं तो एनर्जी इस ऑर्डर की रिलीज होती है। एक्चुअली इक्वल टू लिखना चाहिए, लेकिन इससे जो फोटोन निकलेंगे उनको हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं 100% एनर्जी फोटोन में चली जाए या फोटोन अपनी एनर्जी लूज ना करे। तो ये अपर लिमिट है फोटोन के निकलने की। अब अगर जरा ध्यान दें एनर्जी गैप के ऑर्डर, अगर मैंने कोई ऐसी चीज ले ली जिसकी एनर्जी गैप का ऑर्डर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी वेवलेंथ किस ऑर्डर की है? 12400 बाय 1.8 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इसको 12000 बाय 1.8 ही मान लें। एक और बढ़ा देते हैं, तो ये बना 6600 एंगस्ट्रॉन के आसपास, और ये 6600 एंगस्ट्रॉन मतलब रफली रेड कलर के नेबरहुड में आ गया। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेड कलर के नेबरहुड में आ गया। अगर एनर्जी गैप मान लेते हैं 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता, तो लैम्डा इसका 3 गुना आता। ठीक है, एनर्जी गैप अगर कम होगा तो लैम्डा बढ़ जाएगा, तो लैम्डा बढ़ जाएगा 20,000 एंगस्ट्रॉन के आसपास आ गया। मतलब ये इंफ्रारेड रेडिएशन हो गई, ये हमारी विजिबल रेडिएशन हो गई। इसी में एनर्जी गैप आप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो तो रेड हो जाएगा, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे या 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे येलो हो गया। नहीं, और बढ़ाना पड़ेगा, 2.5 के करीबन पे येलो हो गया, रफली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मान लो ब्लू हो गया। तो फिर क्या किया कि लोगों ने एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिरकार जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिफ्यूजन करंट पैदा होता है, और डिफ्यूजन करंट पैदा होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में मिलेगी। और अगर उस एनर्जी का वेवलेंथ विजिबल रीजन में हुआ तो हम उससे लाइट इमिटिंग डायोड बना सकते हैं। बस हमें क्या करना है, एनर्जी गैप प्रॉपर ढूंढने हैं अलग अलग कलर के। बस फिर क्या है, खोज चालू होगी। अलग अलग कंपनियों ने अपनी रिसर्च टीम लगा दी कि तुम ये मिक्स करो, ये मिक्स करो, नया सॉलिड बनाओ और एनर्जी गैप चेक करो, और ऐसे करते करते मिल गए डिफरेंट कलर्स। तो इनिशियली एलईडी कौन सी आती थी? इंफ्रारेड वाली, ये, क्योंकि ये तो नॉर्मल एलईडी ही है, सबसे सस्ती वाली, क्योंकि इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं करनी, नॉर्मल सिलिकॉन का ही 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो रिमोट कंट्रोल में जो एलईडी लगती है वो सिलिकॉन वाली है सिंपली। और एलईडी जो कलर्स वाली एलईडी है, रेड कलर वाली सबसे कॉमन होती है। ठीक है, बाकी कलर्स ये इस तरीके से मिक्सिंग की अलग अलग चीजों की, और इवेंचुअली एलईडी बना दी। और एलईडी की साइज की कोई लिमिट नहीं है कितनी बड़ी है, एलईडी की साइज तो कितनी छोटी भी हो सकती है। आप सोचिए कि टीवी में एलईडी है, मोबाइल की स्क्रीन में एलईडी है, मतलब कितनी छोटी छोटी एलईडी लगी होंगी रेजोल्यूशन के हिसाब से सोचिए। तो ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में एलईडी की वजह से। ठीक है, क्योंकि बल्ब में क्या होता था कि आपको एयर को आयोनाइज करते थे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते थे, डीएक्साइट करते थे, एनर्जी निकलती थी। तो वहां पे हम एयर को आयोनाइज कर रहे थे, यहां पे हम एयर को आयोनाइज नहीं कर रहे हैं, यहां हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड के कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है, और अच्छी बात है एफिशिएंसी भी एक्सट्रीमली हाई है इसमें। उसमें क्या एयर गर्म हो रही थी, इसमें सॉलिड ना के बराबर गर्म होगा। तो एलईडी कुछ और नहीं, डायोड इन फॉरवर्ड बायस मोड, बायस्ड मोड विथ एनर्जी गैप इन विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन का एनर्जी गैप क्या है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीबन है, और रफली यही एनर्जी गैप तो डायोड का है। ठीक है, एलईडी के एडवांटेजेस क्या हैं? एलईडी के एडवांटेजेस देखिए, इजी टू फैब्रिकेट, इजी टू हैंडल, चीप, काफी सस्ता है। ठीक है, और फास्ट स्विच ऑन ऑफ कैपेबिलिटी।
सोचिए, एलईडी बनाना काफी आसान है एज कंपेयर टू बल्ब बनाना। आप सोचिए, बल्ब के लिए पहले कांच का स्ट्रक्चर तैयार करो, उसके अंदर एयर भरो, और एयर भी कौन सी, आर्गन भरनी है आपको, ठीक है, फिर वो फिलामेंट बनाओ। तो बल्ब बनाना काफी महंगा काम है और मेहनत वाला काम है। उसको हैंडल करना और मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, ठीक है, महंगा तो है ही, और फास्ट स्विच ऑन ऑफ कैपेसिटी। बल्ब जलाने पे तुरंत स्विच ऑन हो जाता है ऐसा लगता है हमें, लेकिन उसकी जगह आप ट्यूबलाइट सोचिए, इट टेक्स टाइम। लेकिन एलईडी ऑन करते साथ ही जल जाती है, क्योंकि एलईडी में जो ही आप एनर्जी भेजोगे, जो ही करंट भेजोगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनना चालू होंगे, एनर्जी बाहर रिलीज होगी। तो ये पहला पॉइंट हमारा आया, पहला पार्ट आया एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। डिस्प्ले में रिवॉल्यूशन जो आया, और ये रिवॉल्यूशन काफी दिन पुराना नहीं है, मुश्किल से 20-22 साल पुराना, मुश्किल से 20-22 साल से एलईडी आ रही है। एलईडी टीवी तो हम तुम्हारे देखते देखते आई होंगी, ठीक है, पहले तो कैथोड रे टीवी चलती थी, फिर एलसीडी चली, और अब एलईडी आई। चलो, पहला यूज उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये हमने फॉरवर्ड बायस का यूज कर लिया। दूसरा यूज है वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें हम रिवर्स बायस का यूज करेंगे। और रिवर्स बायस का क्यों? वोल्टेज रेगुलेटर क्या है कि आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज सप्लाई चाहिए, और घर में सप्लाई फ्लक्चुएट हो रही है, आपको सप्लाई कांस्टेंट चाहिए। तो समझाता हूं क्या है। मान लो ये आपका ट्रांसफार्मर में जो 220 वोल्ट पे काम करता है, लेकिन ये सप्लाई आ रही है 210 वोल्ट से 250 वोल्ट पे। इसके नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो है, मान लीजिए 20:1। तो इसको मैं 200 वोल्ट से 240 वोल्ट कर देता हूं। तो यहां पे जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट 20 से डिवाइड करो, 10 वोल्ट से 12 वोल्ट जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट फ्लक्चुएट कर रहा है। अब अगर आपका कोई डिवाइस दैट वर्क्स ऑन 10 वोल्ट, तो अननेसेसरी 10 वोल्ट से ज्यादा सप्लाई जा रही है। अगर वो 10 वोल्ट पे ही काम करता है और आप 10 वोल्ट से 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, तो डैमेज होने के चांसेस हैं। तो आपको उसको बचाना है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली यहां जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इस आउटपुट को हम एक डायोड के थ्रू पास करते हैं, और अभी समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहां से 10 से 12 वोल्ट भेजो, इसका जीनर ब्रेकडाउन 10 वोल्ट लो, तो यहां जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 10 वोल्ट कांस्टेंट। ये सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। हम डायोड के अक्रॉस 10 से 12 वोल्ट दे रहे हैं। तो अगर आप रिवर्स बायस में दे रहे हैं, रिवर्स बायस में 10 वोल्ट से ज्यादा लोगे, लेकिन डायोड तो मना कर देगा, वो तो कहेगा नहीं, मैं तो 10 वोल्ट ही लेता हूं। क्यों? क्योंकि लाइन वर्टिकल थी। हाई फॉरवर्ड में क्यों नहीं किया? क्योंकि नी वोल्टेज काफी कम है। प्रैक्टिकली आपको 0.6 वोल्ट कांस्टेंट रखना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकली डिवाइसेस 5, 10, 15, 20 वोल्ट इस पे काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें डायोड का रिवर्स वाला यूज करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा बड़ी वैल्यू है। चलो, तो ये मैंने 10 वोल्ट यूज किया, ये 10 वोल्ट से 12 वोल्ट का इनपुट दिया, तो 10 वोल्ट दिया, पूरा का पूरा 10 इस पे जाएगा। लेकिन अगर 12 वोल्ट दिया, तब भी इस पे 10 इसी पे जाएगा, बचा हुआ कहां जाएगा? इस वाले पे, क्योंकि 12 वोल्ट दिया तो बचा हुआ इस पे जाएगा, और हम यही तो चाहते थे। तो होगा क्या कि अगर मैं आउटपुट यहां 12 वोल्ट देता हूं,
तो 10 वोल्ट इस पे जाएगा, बचा हुआ 2 वोल्ट इस पे जाएगा, इसके अक्रॉस तो आपको 10 वोल्ट ही मिला। तो इस तरीके से ये सप्लाई को कांस्टेंट कर देता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर है। ये ऐसे नहीं छापना है, स्कूल में वैसे भी नहीं आता तो आपको छापने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं सर्किट बना देता हूं। तो इस तरह का फिगर छापिए। ये आपका शंट रेजिस्टेंस है जो आप लगा रहे हैं इसमें, ये वी जीना डायोड है, और ये आउटपुट कितना है, इक्वल टू वी जेड इसका। तो एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए क्वेश्चन ये होता कि यहां से सप्लाई 10 वोल्ट से 15 वोल्ट तक है और हम आउटपुट चाहते हैं, आउटपुट नीडेड इज 6 वोल्ट। आउटपुट चाहिए हमें 6 वोल्ट का, 10 वोल्ट से 15 वोल्ट है। तो अब पूछा होता कि डायोड कौन सा चाहिए, डायोड नीडेड मतलब वी जेड की वैल्यू चाहिए, और दूसरा रेजिस्टेंस कितना चाहिए, नीडेड इफ डायोड कैन टेक मैक्सिमम रिवर्स सैचुरेशन करंट एज 2 एम्पियर। देखिए सेकंड का मतलब क्या है कि डायोड में रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट झेलने की एक लिमिट है। ऑब्वियसली हर चीज की एक लिमिट है क्योंकि वो जल जाएगा, तो एक लिमिट है कि 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं झेल सकता, और प्रैक्टिकली ये मिली एम्पियर होता है, तो 200 मिली एम्पियर को कुछ लिख देता हूं। चलो तो क्वेश्चन कुछ इस तरह आते हैं। तो पहला पार्ट बिल्कुल आसान है, डायोड नीडेड, तो जितना वोल्टेज चाहिए जीना डायोड तो 6 वोल्ट का ही चाहिए। तो अगर हमने ये 6 वोल्ट लिया तो ये अगर हमने 6 वोल्ट लिया डायोड को, तो ये 10 वोल्ट से 15 वोल्ट है, इसका रिवर्स ब्रेकडाउन तो कर ही देगा पक्का, क्योंकि 6 वोल्ट से बड़ा है। अब हमें क्या करना है कि रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम तब देखेंगे सबसे बड़ा करंट कब जाएगा, जब यहां 15 वोल्ट देते। यहां जब हम 15 वोल्ट देते तो उस समय पे इस पे करंट 200 मिली एम्पियर जाना चाहिए, और 200 मिली एम्पियर गया। अब 6 वोल्ट तो इस पे है, तो बचा हुआ 9 वोल्ट इसके ऊपर है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 9 वोल्ट बाय 200 मिली एम्पियर, ठीक है, 45 ओम। तो हमें 45 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो उस करंट को झेल सके, क्योंकि आपने ये रेजिस्टेंस छोटा लगा दिया तो करंट बढ़ा जाएगा। तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है जो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा डिवाइस रेक्टिफायर, इंटरेस्टिंग डिवाइस है। रेक्टिफायर क्या है, AC टू DC कन्वर्टर, और ये बिल्कुल है टप्पा, क्योंकि अगर हम सिंपली, ये हो गया हमारा AC सप्लाई, ये आएगा हमारा आउटपुट, तो अगर इनपुट हमारा ऑक्सीलेटिंग है प्लस माइनस, तो शायद आप सीधे अंदाज लगा सकते हैं कि आउटपुट आधे साइकिल में जब करंट ऐसा जाएगा ये जाने देगा, उल्टा जाएगा ये ब्लॉक कर देगा, तो आधे साइकिल में जाने देगा, आधे साइकिल में ब्लॉक कर देगा। बस ये है, दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। और नाम समझ में आ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों, क्योंकि आधी वेव को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर बनाना चाहूं तो थोड़ी सी हमें जुगाड़ यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे साइकिल में अभी ये डायोड एक्टिव है, फिर हम चाहेंगे कि जब ये रिवर्स साइकिल था दूसरा डायोड एक्टिव हो जाए,
तो लगता है ऐसा है कि क्यों ना हम ये दो डायोड ऐसे लगा दें। लगता है कि हम ऐसे डायोड लगा दें, एक बार ये एक्टिव होगा, एक बार ये एक्टिव होगा। लेकिन समस्या समझिए कि अगर आपने सर्किट ऐसा बना रखा है, यहां भी तो सर्किट ऐसा ही है, यहां ये करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे नहीं जा रहा था। अब ऐसे करंट जा रहा था तो ये तो ब्लॉक कर देगा ना, ऐसे जा रहा था तो ये ब्लॉक कर देगा, तो ये तो दोनों एक दूसरे को रोक ही रहे हैं। तो हम इसमें जुगाड़ क्या करते हैं कि बीच में से एक पॉइंट लेते हैं और आउटपुट यहां ना लेके आउटपुट यहां लेते हैं, सो दैट आधे में ये साइकिल करंट भेजे, आधे में ये साइकिल करंट भेजे, मतलब इस साइकिल से करंट ही नहीं ले रहे हैं। तो बीच में से एक पॉइंट निकाल लेंगे, तो अगर ये 12 वोल्ट है तो 6-6 वोल्ट के 2 पॉइंट हो जाएंगे, तो आधे में ऊपर साइकिल एक्टिव होगा, आधे में नीचे वाला साइकिल। तो आउटपुट हम इस पे लेंगे, तो इस बार आउटपुट वाकई में पॉजिटिव बनेगा पूरा, इनपुट हमारा अल्टरनेटिंग था। तो आधे में ये साइकिल एक्टिव हो गया, आधे में ये। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड सेंट्रल टैप्ड, बीच में एक पॉइंट बाहर निकला है, ये हमारा नॉर्मल वाला ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये वाला यूज होता है, बीच में से एक तार और निकला होता है। तो शायद ये समझ पा रहे हो, जैसे ये 0 था, ये 12 था, तो फॉरवर्ड, तो कभी इसका नंबर आएगा 0, ये 12, रिवर्स है, नहीं जाएगा। लेकिन जरा यहां सोचिए, ये 0 था, ये 12 था, तो ये 6 है, ये 6 है, तो यहां से ये 12 है, तो यहां से 12 माइनस 6, देखिए इसका 12 आया, इसका 6 आया, ये तो रिवर्स है, तो करंट ऐसे चला गया। अब दूसरा देखिए, जब ये 12 था, ये 0 था, तो ये रिवर्स हो गया, लेकिन अब यहां से फॉरवर्ड हो गया तो ये 12, दोनों ही केस में ये 12 है, ये 6 है, करंट ऐसे जाएगा। तो ये हमारा रेक्टिफायर था। अब 2-3 न्यूमेरिकल और ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, चलो 4 क्वेश्चन करो। पहले क्वेश्चन में R/2 R/4 R/4 और 3 डायोड है, सभी आइडियल है। वोल्टेज A और B का दे रखा है और इसके करस्पॉन्डिंग R इक्विवेलेंट कितना आएगा। A और B का वोल्टेज ये होता तो R इक्विवेलेंट क्या आता। क्वेश्चन नंबर 2, 2 डायोड हैं, आइडियल नहीं है क्योंकि इनका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। इस बार नी वोल्टेज की जगह रेजिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा है कि फॉरवर्ड में 50 ओम है और रिवर्स में इन्फिनिटी। फाइंड करंट थ्रू बैटरी। क्वेश्चन 3 में ये वोल्टेज रेगुलेटर ही है और रेगुलेटेड सप्लाई 6 वोल्ट का देगा, लेकिन कब वो पूछा है, ई की कम से कम कितनी वैल्यू होगी कि सप्लाई 6 वोल्ट की आने लग जाए। ठीक है, वहां 6 वोल्ट देना है तो यहां कम से कम कुछ ई चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये एक सेटअप बना है, 2 डायोड हैं, 1 ओम 2 ओम 1 ओम रेजिस्टेंस है, यहां से ये कनेक्टेड है, ये करंट ऐसे या ऐसे फ्लो करेगा प्लस और माइनस के हिसाब से। 2 वोल्ट की सप्लाई दी मैंने इस तरह की। प्लॉट करंट थ्रू द सर्किट, मतलब इस करंट का टाइम के साथ प्लॉट करना। ठीक है, ट्राई करो। आइडियल डायोड। चलो सॉल्यूशन देखो। पहले क्वेश्चन में R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, A का वोल्टेज कम है, B का ज्यादा है, पहले में B का मोर है, A का कम है, मतलब करंट जाएगा ऐसे, और करंट ऐसे जाएगा तो ये ब्लॉक कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा, सर्किट कितना बचेगा, ये नीचे वाला, क्योंकि ये फॉरवर्ड है, तो R प्लस R/4 प्लस R/4, तो 3R/2 पहले का आंसर, क्योंकि करंट जाएगा यहां से। लेकिन सेकंड में ये -2 है, ये -4 है, तो -2 ज्यादा बड़ा है, -2 ज्यादा बड़ा है, मतलब ये जीता, तो करंट गया ऐसे, और करंट ऐसे गया तो ये ब्लॉक हो गया, यहां से तो जाएगा नहीं, ये फॉरवर्ड हो गए तो ये वायर बन गए, तो R इक्विवेलेंट आएगा R/4 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 प्लस R और R/2 का R/3 प्लस R/4। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2, डायोड D1 D2 का फॉरवर्ड है। अब इनमें फॉरवर्ड कौन सा है, D1, D2 है रिवर्स, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब ओपन सर्किट। ऊपर हो जाएगा फाइनाइट लेकिन 50 ओम, 150 ओम तो इसका है, यहां फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस कितना लिखा है, 100 ओम इसका है,
6 वोल्ट इसका है, तो 200 और 100 300, तो 0.02, ठीक है, क्या एम्पियर। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये रिवर्स बायस में 6 वोल्ट से ज्यादा अगर यहां ड्रॉप आ गया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपली क्या हो गया कि हमें यहां 6 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए, और अगर यहां 6 वोल्ट का चाहिए तो यहां से करंट, ठीक है, यहां 6 वोल्ट का चाहिए तो बचा हुआ इस पे ड्रॉप आएगा। लेकिन इसमें गलती मत कर देना कि रेशो में कर लो। क्यों? क्योंकि करंट कुछ तो ओके मिनिमम पूछा है, ठीक है, मिनिमम पूछा है, तो उस समय पे ये जस्ट कंडक्ट करना चालू किया है, तो यहां पे करंट जस्ट 0 है, क्योंकि जस्ट ये कंडक्ट करना चालू किया है। तो यहां 6 वोल्ट है, तो बचा हुआ ड्रॉप इस पे है और करंट सेम जाएगा। कैसा? बैटरी ऐसे है, ऐसे है, और ये जस्ट रिवर्स बायस मोड इसका खत्म हुआ है, तो अभी भी करंट 0 है, एट अ सडन करंट नहीं आएगा। तो करंट कितना है? ये 4 ओम, तो करंट आया 4/6, 6/4, 3/2 एम्पियर। और ये रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम, तो यहां कितना आएगा? 9 वोल्ट, यहां कितना आएगा? 15 वोल्ट। या आप चाहें तो सीधे सोच सकते थे, ये 6 और 4 है, यहां जब 15 वोल्ट होगा तो यहां पे 6 वोल्ट, यहां पे 9 वोल्ट आता, और अगर यहां 15 वोल्ट से बड़ा रखोगे तब यहां 6 वोल्ट से बड़ा जाएगा। लेकिन अगर ये 15 वोल्ट से छोटा है तो ये 6 वोल्ट से छोटा आता, ये कंडक्ट ही नहीं करता। मतलब मैं क्या सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि अगर E 15 वोल्ट से छोटा है तो सर्किट हमारा बनता E 15 वोल्ट से छोटा है तो ये ओपन सर्किट होगा, यहां से करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा यहां से, और कितना? E/10 एम्पियर। और इस पे जो ड्रॉप होगा, इस पे ड्रॉप आएगा 4E/10, और E अगर 15 से कम है तो ये ड्रॉप 6 वोल्ट से कंफर्म कम है, और सही बात है, वो अभी भी हमारा रिवर्स बायस मोड में है। लेकिन E अगर 15 वोल्ट से बड़ा हो जाएगा तो अंतर क्या आएगा कि यहां कांस्टेंट आ जाएगा 6 वोल्ट, और अगर यहां 6 वोल्ट कांस्टेंट हो जाएगा तो यहां पे E-6 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो करंट आएगा E-6 बाय, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 6, करंट ये आएगा। और ऑब्वियसली कुछ करंट अब ऊपर से भी जाएगा, कुछ करंट यहां से भी जाएगा, क्योंकि यहां से करंट कितना जाएगा? ड्रॉप कितना हो गया है इसमें? 6 वोल्ट बाय 4, 3/2 एम्पियर, तो बचा हुआ करंट यहां ऊपर से। मींस एक बार ये रिवर्स बायस मोड को क्रॉस कर गया तो वोल्टेज इस पे कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन नहीं किया तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो 2 केस बनते, हालांकि पूछे नहीं, सिर्फ ये पूछा था कब कांस्टेंट हो जाएगा, जब इस पे ड्रॉप 6 वोल्ट हो जाएगा। तो हमने इस E को 6:4 में बांट दो, तो 4E/10, इसको 6 के बराबर कर दो, E की वैल्यू 15 वोल्ट आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या फील करना है इसको, कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो कहता है कि करंट ऐसा जाएगा, मैं जाने दूंगा, और ऐसा कब जाएगा? जब ये पॉजिटिव साइकिल होगा। ये तो ग्राउंड ही है, तो जरा समझिए कि पॉजिटिव साइकिल में करंट ऐसे जाता, तो ये तो उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव में करंट यहां से निकल रहा है, ये ब्लॉक कर देगा, तो ये करंट यहां से तो जा नहीं सकता। तो करंट कैसे जाएगा? यहां से, और यहां से करंट तो R इक्विवेलेंट ये यूज होगा, तो कितना रेजिस्टेंस है? 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम। तो ये 2 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट 1 ओम, ये 2 वोल्ट था मैक्सिमम, ये 1 ओम है तो 2 एम्पियर, तो करंट गया 2 एम्पियर। ठीक है। अब सेकंड वाले केस में
जब ये नेगेटिव साइकिल है, जब ये नेगेटिव साइकिल है तो करंट ऐसे जाना चाहता है, ऐसे जाना चाहता है, और इस करंट को ये डायोड जाने देगा, ये ब्लॉक कर देगा, तो सर्किट बनेगा कुछ इस तरह और करंट आएगा ऐसे। तो सर्किट में ऐसे करंट फ्लो करेगा, और ये कितना है, तो अब इक्विवेलेंट निकालें तो अब ये 2 रेख सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो 3 और 1 3/4, तो करंट आया 2/3/4, क्योंकि अब आर इक्विवेलेंट ऐसे ये यूज होगा, ये दोनों पैरेलल, ये सीरीज। पहले आर इक्विवेलेंट ये था, तो सर्किट में पहले करंट ऐसे गया, ऐसे 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 और इधर इकट्ठा हो गया। अब करंट गया, यहां से गया, यहां से गया, अंदर आया, यहां से निकल गया। ठीक, तो आसान सा था। तो एक शीट मिलेगी आपको, साथ में उस शीट को सॉल्व कर लेना है, और नोट्स जितने मैंने कहे हैं वो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, तो एक गंदा सा टॉपिक खत्म हुआ अपना। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एक कहानी सुना रहा हूं आपके लिए, बड़े काम की कहानी है। एक कहीं एक बहुत पुरानी बात है, 100-200 साल पुरानी। एक छोटा सा शहर था जहां पे एक माँ और बेटे रहा करते थे। बेटा स्कूल में जाता था और माँ घर का काम करती थी। फैमिली बैकग्राउंड कोई बुरा नहीं था, लेकिन घर में और कोई नहीं था, सिर्फ माँ और बेटे। अब एक दिन बच्चा स्कूल से वापस आया और माँ से कहा कि प्रिंसिपल ने आपके लिए एक लेटर दिया है। माँ ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने पूछा कि माँ आप क्यों रो रही हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, ये दुख के आंसू नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं। तो बच्चे ने कहा ऐसा क्या लिखा है लेटर में? तो उन्होंने कहा लेटर में ये लिखा है कि आपका बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हमारा स्कूल इसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा है, तो आप इसको बेहतर स्कूल में भेजिए या उसको स्पेशल ट्रेनिंग दीजिए। तो हमारा स्कूल कैपेबल नहीं है कि आपके बच्चे के टैलेंट के साथ न्याय कर सके। बच्चा भी खुश हुआ, चलो मेरी तारीफ हुई। और इन्होंने भी अब क्या करना चालू किया कि बच्चे को स्कूल भेजना रफली बंद कर दिया और खुद ही घर पे सिखाना चालू कर दिया। सभी सब्जेक्ट, साइंस, आर्ट्स, जितनी भी चीजें सिखा सकती थी सभी बैक टू बैक खुद ही सिखाना चालू कर दी, और उसको रिग्रेस ट्रेनिंग देना चालू कर दी कि खुद ही मेहनत करती रही उस पर, और स्कूल भेजना बंद कर दिया। होते होते बच्चे का टैलेंट बाहर दिखने लग गया, और साल निकलते गए और वो बच्चा नए नए कीर्तिमान स्थापित करता गया। ये इन्वेंशन किया, वो इन्वेंशन किया, और ऐसे करते करते काफी पॉपुलर हो गया। अब कई दिनों बाद इसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, ये माँ से काफी कनेक्टेड थे। तो एक दिन माँ का पुराना सामान देख रहे थे, तो माँ का पुराना संदूक खोला और उसी में उनको वही प्रिंसिपल की चिट्ठी दिख गई। तो उन्होंने कहा चलो क्यूरियोसिटी के बस देखते हैं कि आखिरकार इस चिट्ठी में लिखा क्या है। और जब उन्होंने देखा तो इस चिट्ठी में यह लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, ये नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, तो आप या तो इसको किसी स्पेशल स्कूल में रखिए या फिर आप इसको घर पर रखिए, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है। और इसकी माँ ने जो बताया था वो बिल्कुल ही अलग था। अब ये बिल्कुल देख के कि शॉक्ड कि मेरी माँ ने मुझे कहाँ से कहाँ क्या बना दिया। तो तुरंत डायरी उठाई और सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को लिखने के लिए कि अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखते उसमें शुरुआत ही इसी से की। A child born mentally retarded became the greatest genius of the century. Only a mother can do it. और नीचे नाम लिखा थॉमस एल्वा एडिसन। ये थॉमस एडिसन की स्टोरी। तो क्या शिक्षा मिली इससे? क्या वाकई में किसी के कहने से आप इनकैपेबल हो जाते हैं, या आपके मानने से?
किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है जब आप स्वीकार कर लेते हो कि हमसे नहीं होगा। कि अगर उन्होंने कह दिया, स्कूल वालों ने कह दिया, इसकी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया होता कि बिल्कुल सही कह रहे हो यार, मेंटली रिटार्डेड है, तो ठीक है, इसको हम स्पेशल केयर देते हैं, घर पे रखते नहीं पढ़ाते। लेकिन उन्होंने उसको चैलेंज की तरह लिखा। उन्होंने कैसे लिया कि आप नहीं समझ पाए मेरे बच्चे के टैलेंट को, मेरे बच्चे में टैलेंट है। ठीक है, अब उसकी मां जो सोच रही थी वही आप अपने बारे में सोचिए ना, कि किसी ने कह दिया, सर्कमस्टांसेस ऐसी आई या आप एक जगह फेल हो गए, और हम अपने आप को मान लेते हैं यार हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर तो इनबॉर्न टैलेंट नहीं है। सभी बराबर टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। मैटर क्या करता है? परसिस्टेंस, कि आपने कितनी कोशिश की, कितनी देर तक कोशिश की, कब तक आप लगे रहे। आप परसिस्टेंस का एग्जाम्पल भी थॉमस एडिसन ही का ही देते हैं, कि थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना, और इवेंचुअली जब बना तब उन्होंने यही कहा कि मैं कम से कम पुराने मेरे वो फेल्योर अटेम्प्ट नहीं है, मुझे ये पता चला कि मैं इतने तरीके से बल्ब नहीं बन सकता है। मैं उस दौरान भी सीख रहा था। आप सोचिए कि आप कितनी बार कोशिश करते हैं किसी एक काम करने की। आप पढ़ने बैठे, नहीं आया समझ में, क्विट कर दिए। कुछ और काम करने बैठा, 2-4 बार किया, नहीं आया, क्विट कर दिए। यही तो अंतर है आप में और उनमें। परसिस्टेंस ये मैटर करता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि आप जिंदगी में क्या बनोगे। कम से कम ये मौका तो अपने पास ही रखिए कि हम खुद डिसाइड करेंगे हम लाइफ में क्या बनने वाले हैं। तो पहली चीज कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज परसिस्टेंस। लगातार लगे रहिए, पक्का चीजें सुधरेंगी, पक्का आपके फेवरेबल केसेस आएंगे, पक्का आप अचीव करोगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, बस ऐसा मत करिए कि आज मेहनत की, कल रिजल्ट नहीं आया, आपने मेहनत बंद कर दी। रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो प्लीज जितना टाइम बचा है अच्छे से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। पुराना जो भी रायता फैला चुके हो, इट डजेंट मैटर, अब तो मत फैलाओ, अब तो मेहनत कर लो। शुरू में लगेगा कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, करते करते आपको लगने लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, सब चीजें स्मूथ जा रही हैं, और हमारी मदद लीजिए आपको जरूरत है तो। लेकिन बस करिए, टाइम लौट के नहीं आएगा ये। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में।